सिद्धार्थ के बेगुनाह साबित हो जाने के बाद रिया और अमन के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद राघव हुकुमसा से मिलने चला गया था। राघव ने हुकुमसा को इन्वेस्टमेंट देने के लिए अग्री तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी शर्त रख दी थी जो राघव अमन के सामने रखने जा रहा था। कैसी शर्त राघव जी? अमन ने सवाल किया। आपको सिद्धार्थ को लेकर आना होगा एंड हुकुमसा की कंपनी सिद्धार्थ के साथ डील फाइनल करेगी, आपके साथ नहीं। आप मीडिएटर के जैसा काम करेंगे और सिद्धार्थ चाहे तो वो फंड आपको दे, वरना खुद यूज करना चाहे तो खुद यूज करे। राघव ने जवाब दिया। राघव का जवाब सुनकर अमन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिद्धार्थ को ढूंढने का था। उसके साथ साथ सिद्धार्थ को इस बात के लिए रेडी करना था कि वो हुकुमसा से मिलने वाला फंड उनकी कंपनी को दे दे। ये आप क्या कह रहे हैं राघव जी? इस तरह से तो हमारा हुकुमसा के साथ डील फाइनल करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। अमन ने राघव को जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है अमन जी, लेकिन अब मैं क्या करूं? हुकुमसा और हर्षवर्धन दोनों की शर्त यही है कि वो डील अब सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के साथ करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का आईपी उसके पास है। राघव ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले अमन और कुछ कहता, राघव ने उसकी बात काट दी और बोला, हुकुमसा ने अपनी बात फाइनल कर दी है अमन जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपको हर हाल में हुकुमसा की रखी गई शर्तों को मानना होगा, वरना डील भूल जाइए। इतना कहने के बाद राघव ने फोन काट दिया था। राघव के फोन काटने के बाद अमन दुखी सा मुंह लेकर रिया के सामने आकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ अमन? तुम्हारा मुंह इतना क्यों लटक गया है? सिद्धार्थ हमारा साथ जरूर देगा। रिया ने अमन को समझाते हुए कहा, मुझे भी इस बात का यकीन है मैम, लेकिन सिद्धार्थ का पता तो चले, वो कहाँ है, फिर तो वो हमारा साथ देगा। अमन ने रिया को समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ के बेगुनाह साबित हो जाने के बाद अमन ने सिद्धार्थ के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। इसके लिए उसने अपने कुछ पुलिस दोस्तों से भी संपर्क किया था, लेकिन उसे ना तो सिद्धार्थ के बारे में पता चला था और ना ही उसके माँ बाप के बारे में। ये क्या कह रहे हो तुम अमन? सिद्धार्थ गायब है? रिया ने चौंकते हुए कहा। सिद्धार्थ की बेगुनाही साबित हो जाने के बाद रिया का पूरा ध्यान हुकुमसा से फंडिंग पाने के ऊपर चला गया था, इसलिए उसने सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी ही हासिल नहीं की थी। रिया सिद्धार्थ से प्यार तो करती थी, लेकिन उसका ध्यान अभी सिर्फ हुकुमसा से फंडिंग पाने के ऊपर था। रिया को लग रहा था कि अगर उसे एक बार फंडिंग मिल गई तो वो सब कुछ सही कर लेगी। हाँ मैम, न तो सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी है और न ही निर्मला और महेश जी के बारे में कुछ पता है। अमन ने रिया को जानकारी देते हुए कहा। अब उनके सामने हुकुमसा से फंडिंग मिलने से भी ज्यादा बड़ी समस्या सिद्धार्थ को ढूंढने की हो गई थी। सिद्धार्थ को ना ढूंढ पाने की सूरत में रिया को फंडिंग का मिलना अधर में पड़ता दिखाई पड़ रहा था। हमें जल्द से जल्द सिद्धार्थ को ढूंढना होगा। अब हमारे पास मात्र 2 महीनों का पैसा बचा है। अगर उसके पहले हमें फंडिंग नहीं मिली तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी अमन, और हम सब सड़क पर आ जाएंगे। रिया ने आह भरते हुए कहा और अमन ने उसके साथ सहमति में सर हिला दिया था। अमन और रिया दोनों होटल से निकलकर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, जहां पर जगत प्रसाद माथुर का इलाज चल रहा था। जगत प्रसाद माथुर की हालत में सुधार तो हो रहा था, लेकिन वो अभी भी कोमा में ही थे। रिया ने वहां पर बैठे लोबो को इशारों से अपने पास आने को कहा और उनका इशारा पाकर लोबो उनके पास आ गया था। जी मैडम, लोबो ने सवाल किया। लोबो, हमें किसी काम से ईटानगर जाना है और हमें वहां कुछ दिन लग सकते हैं, तो प्लीज तब तक आपको दादाजी का अच्छे से ध्यान रखना होगा, रिया ने लोबो से कहा। रिया के मुंह से ईटानगर जाने की बात सुनकर लोबो के चेहरे पर संतोष उभर आया था। अभी तक उसे ये लग रहा था कि अगर रिया राजस्थान चली गई तो जगत प्रसाद माथुर जो राज छुपाना चाह रहे हैं वो राज उसके सामने खुलकर आ जाएगा। लेकिन रिया के ईटानगर जाने की बात सुनकर लोबो की चिंता दूर हो गई थी। कोई बात नहीं मैडम, आप आराम से जाइए, मैं सर का पूरा ध्यान रखूंगा, लोबो ने रिया को आश्वासन देते हुए कहा और उसका आश्वासन पाकर रिया और अमन वहां से चले गए थे। रिया और अमन दोनों की पहली प्रायोरिटी अब सिद्धार्थ को ढूंढने की थी, जो बिसलपुर में मौजूद था और बीरेन के भतीजे
अभिमन्यु के साथ बातें कर रहा था। अरुणाचल प्रदेश का होम मिनिस्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है सिद्धार्थ? अभिमन्यु ने सवाल किया। क्योंकि मैंने गुल्लू और बाकी के जानवरों को छुड़ाने के चक्कर में उसके बेटे आरंभ को पीट दिया था और उसके बाद गुरबचन अंकल ने उसे पीट कर कोमा में पहुंचा दिया था, सिद्धार्थ ने कहा और फिर ठंडी निगाह से गुरबचन की ओर देखा जो वहीं बैठे हुए थे। हालांकि योगेंद्र सिंह ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन तुम दोनों को सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लगता है वो तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा, अभिमन्यु ने कहा। हाँ अंकल, योगेंद्र जैसा आदमी जिसने अपने बेटे के बदले के लिए हमारे पीछे पूरी अरुणाचल प्रदेश की पुलिस लगा दी थी, मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसानी से चुप बैठ जाएगा, सुकृति ने कहा। सिद्धार्थ और गुरबचन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दिया था। सिद्धार्थ को लग रहा था कि उसको सिर्फ योगेंद्र सिंह ढूंढ रहा है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि योगेंद्र सिंह के साथ साथ अधूता, देवयानी, शक्तिमौली, रिया, अमन और सिंडिकेट का पूरा गैंग उसे ढूंढ रहा था। वो अपने ऊपर एक साथ आने वाली कई आफतों से अनजान होकर बैठा था। अधूता ने महान मां को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए जो प्लान बनाया था उसके बारे में उन्हें बता दिया था। अधूता के लिस्ट में रिया और अमन के साथ साथ टिया और रणधीर, पेमा और सुकृति के साथ साथ वो सभी लोग शामिल थे जो सिद्धार्थ के साथ क्लोज थे या फिर रह चुके थे। उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ उन्हीं लोगों में से किसी के पास छुपा हुआ है। रिया और अमन सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए दिल्ली से ईटानगर निकल चुके थे। अधूता प्रीतपुरा से ईटानगर के लिए निकल चुका था। क्या अधूता और रिया माथुर ईटानगर में आपस में टकराने वाले थे? इसका खुलासा होना बाकी था। एक बहुत ही शांत और जंगली इलाके में जापानी मॉडल का एक घर बना हुआ है। उस घर के अंदर से वीणा के बजने की बहुत ही धीमी धीमी आवाज आ रही है। उस घर के बाहर थोड़ी सी दूर पर एक झील बह रही है और झील के उस पार एक चरागाह जैसे दिखने वाले जगह पर 3 हिरन चल रहे हैं। वहां पर कई सारी फ्लड लाइट लगी हुई है जिससे वह मैदान चमक रहा है। घर के बरामदे में एक झूलने वाली कुर्सी पड़ी हुई है और एक आदमी जिसका सर मुंडा हुआ है वो उसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ झूल रहा है। उसके पास 2 आदमी और खड़े हुए हैं। उनके सिर पर भी एक बाल नहीं है और वो तीनों आदमी झील के उस पार चल रहे हिरणों को देख रहे हैं। उनसे थोड़ी सी दूर पर 2 कलश रखे हुए हैं जिन्हें देखने से लगता है कि इनमें किसी की अस्थियां हैं जिन्हें विसर्जित किया जाना बाकी है। जो आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है वह आदमी और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर होम मिनिस्टर योगेंद्र सिंह है और जो आदमी उसके अगल बगल में खड़े हैं उनमें से एक उनका खास आदमी बल्ली और दूसरा आदमी डीजीपी शुभांकर मिश्रा है। योगेंद्र सिंह ने एक लंबी सांस भरी और बोला, सब लोग अपनी अस्थियों को देश के पवित्र नदियों में बहाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बीवी आरती चाहती थी कि उसकी अस्थियों को इस झील में बहाया जाए और वो बुढ़ापे में यहीं आकर रहना भी चाहती थी, इसलिए हमने ये घर लिया था। योगेंद्र सिंह की आवाज भर्राई हुई लग रही थी। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने एक बार फिर से उन हिरणों के ऊपर नजर डाली और बोला, मेरा भी ऐसे ही 3 लोगों का परिवार था। हम सुखी और खुश थे, लेकिन सिद्धार्थ ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे एहसास दिला दिया कि आई एम नथिंग, कुछ नहीं है मेरा वजूद, मैं शून्य हूं। उसने मेरी सारी इज्जत, सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। योगेंद्र सिंह का चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता चला गया था। उसकी आंखें लाल हो चली थी। अब जब तक मैं उसे मिट्टी में ना मिला दूंगा, जब तक उसका सर्वनाश नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आरती और आरंभ की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद योगेंद्र ने वही रखी हुई अपनी पिस्तौल निकाल ली थी और उसके बाद धाए धाए 3 फायर होने की आवाज ने उस शांत पड़े जंगल में कोलाहल मचा दिया था। उसके सामने चल रहे तीनों हिरन मौत के मुंह में जा चुके थे। वो हिरन योगेंद्र सिंह के नहीं बल्कि सिद्धार्थ के फैमिली के प्रतीक थे, जिन्हें मारकर योगेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ के खिलाफ खूनी जंग का ऐलान कर दिया था। सिद्धार्थ के बारे में पता लगाओ। इतना कहकर योगेंद्र सिंह वहां से उठकर चला गया था। शुभांकर मिश्रा और बल्ली भी उसके पीछे पीछे चले गए थे। योगेंद्र सिंह अपने पद से इस्तीफा देकर और राजनीति से संन्यास लेने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था
क्योंकि वो सिद्धार्थ को मारने के लिए कोई अड़चन नहीं चाहता था। यहाँ पर इतने लोग सिद्धार्थ को ही ढूंढ रहे थे। उधर इंद्रनगर के भावी महाराज युवराज रुद्रदेव भी पृथ्वी की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे, तभी उनकी माँ महारानी विजया देवी ने कक्ष में प्रवेश किया। महारानी विजया देवी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? उनको रोता देखकर युवराज रुद्रदेव ने सवाल किया। मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे बेटे, क्या तू रुक नहीं सकता? महारानी विजया देवी ने युवराज रुद्रदेव के गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा था। आप एक योद्धा हो मां, और एक योद्धा की आंखों का श्रृंगार क्रोध होता है, आंसू नहीं। युवराज रुद्रदेव ने महारानी विजया देवी की आंखों से आंसू को पोंछ दिया था और उसके बाद आगे कहा, मैं राज्य रक्षक को ढूंढकर ही वापस लौटूंगा मां। युवराज रुद्रदेव की बात ने महारानी विजया देवी के मन में उठ रही उलझनों को कुछ हद तक शांत कर दिया था और वो बिना एक भी क्षण रुके वहां से चली गई थी। महारानी विजया देवी जब युवराज रुद्रदेव के कक्ष से बाहर निकल रही थी तो ठीक उसी समय दो लाल आंखें महारानी विजया देवी को देखे जा रही थी। उन आंखों को देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता था कि उसे महारानी विजया देवी या फिर युवराज रुद्रदेव से कितनी ज्यादा नफरत है। सिद्धार्थ, सुकृति, गुरबचन और अभिमन्यु अभी भी बातें किए जा रहे थे। तभी अभिमन्यु ने घड़ी के ऊपर निगाह डाली तो रात के करीब 10 बजने वाले थे। अच्छा, बहुत रात हो गई है, अब हम सोने चलते हैं, सुबह हमें ऑफिस भी जाना है। इतना कहते हुए अभिमन्यु वहां से नीचे चला गया था। अभिमन्यु के वहां से चले जाने के बाद गुरबचन भी नीचे चला गया था। मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, मैंने भावुकता में आकर फोन कर दिया था। आई एम रियली सॉरी। सुकृति ने रजत के पास फोन मिलाने की घटना को लेकर माफी मांगते हुए कहा, जो हो गया उस पर रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं। अब बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो, वरना हम पकड़े जाएंगे। सिद्धार्थ ने सुकृति से कहा और उसके बाद सुकृति को गले से लगा लिया था। सुकृति को गले लगाए हुए सिद्धार्थ की नजर अपने आप रंजना के घर की ओर चली गई थी और वहां चल रहे दृश्य को देखकर सिद्धार्थ का कलेजा मुंह में आ गया था। आखिर क्या देखा था सिद्धार्थ ने रंजना के घर पर, और किसकी थी वो आंखें जो क्रोध से देख रही थी महारानी विजया को? क्या होगा जब अधूता और रिया आएंगे आमने सामने? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।